नाज़रीन, ये है रेड लाइन लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज आईन पाकिस्तान 1973 की गोल्डन जुबली, इसके ऊपर असम्बली के अंदर जॉइंट सेशन हुआ। तमाम लोगों ने ज़बरदस्त तकारीर की, बड़ी खुशियाँ मनाई। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज ही के दिन जिस आवाम के वोट से आपने पार्लियामेंट को तशकील देना होता है, उस वोट को मैनेज करने वाला जो इदारा इलेक्शन कमीशन, उसका चीफ हम नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके सामने इस्तदा कर रहा है कि मेरी ताकत सलब कर ली गई है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करिए। यानी कि जिस आइन के तहत आपने लोगों के वोट को ट्रांसलेट करना है पार्लियामेंट की ताकत में, उस आइन के तहत ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मेरे पास कोई ताकत नहीं रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दुहाई के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस क्या कर सकते हैं, कानूनदान क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान क्यों कहते हैं कि हुसैन हक्कानी ने उनके खिलाफ साजिश की, और क्या हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने वाक़तन हायर किया। हुसैन हक्कानी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे एक हिस्से में। और फिर ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये हुकूमत ये भी कहती है कि हम 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानते, लेकिन साथ ही जो काबीना है वो इस 3 रुकनी बेंच की हिदायत के मुताबिक 20-21 बिलियन की खती रकम को अप्रूव करके पार्लियामान की तरफ भी भेज देती है। उसके ऊपर अनुशी रहमान साहब से बात करेंगे। हमारे पास पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब की दुहाई के ऊपर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब मौजूद हैं, माहिर कानून मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज बलोच भी हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये दुहाई जो है ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मेरी ताकत सलब हो गई है, मैं इंतखाबात नहीं करवा सकता, मैं आज़ाद नहीं हूँ। आपको हैरानी हुई इस पर? नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। मैं तो पिछले कई साल से ये बात लिख रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आज 50वां दिन है। मुझे भी मुबारक और आपको अवाम को भी मुबारक कि कम से कम एक इमरानी माहदे को हम मना रहे हैं अपने को। इमरानी माहदा स्टार्ट में ये कहता है कि हुकूमत अल्लाह की है, सॉवरेनिटी उसने हमें डेलीगेट कर दी बतौर ट्रस्ट, और वो क्या होगी, बतौर चोज़न रिप्रेजेंटेटिव, मुंतखब नुमाइंदे उसको इस्तेमाल करेंगे ये। और मुंतखब नुमाइंदे क्या कहते हैं कि हम ट्राइकाटमी ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर, मुख्तलिफ इदारे बना रहे हैं, चेक्स एंड बैलेंस है। ये स्कीम है, ये ख़त्म है पाकिस्तान में। चीफ इलेक्शन कमीशन तो दूर की बात है, वो पार्ट है, मतलब एक अलग इदारा है। एग्जीक्यूटिव को कोई काम करने की इजाज़त नहीं है कोर्ट की तरफ से, अल्टीमेट आर्बिटर वो बन गए। पॉलिसी तक ये छेड़ देते हैं और इलीगल करार देते हैं। पोस्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं करने देते और अपॉइंटमेंट इलीगल करते हैं, प्रमोशन बोर्ड नहीं करने देते। हमने जो देख लिया है हुकूमत में रह के, और किसी की हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन इस निज़ाम को जो कतल कलाम जो क्रिएट करवाने वाला है जी इदारा, जो कैटलाइज करता है इदारा, अब मैं वो कह रहा है जिसमें से सारा कुछ निकल के ये होना है। मैं उधर आ रहा हूँ। अब आ गई पार्लियामान। पार्लियामान का लाभ बनता है, हज़रत प्रोफेसर साहब जैसे बड़े 300-400 आदमी बैठ के बनाते हैं। मैं कहता हूँ वो यूनानिमसली बना दें तो एक जज ऑफ हाई कोर्ट उसको उड़ा देता है। 100 मशरों के पाकिस्तान में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि आप पाकिस्तान का आइन भी हम आपको तब्दील नहीं करने। मतलब क्या है, 22 करोड़ जिधर के हैं वहाँ जाएं, हम 17-15 बंदे बैठ के फाइनल फैसले करेंगे मुल्क में। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं होता। इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं है। 2 दफ़े हैं पाकिस्तान के आइन की जो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस किस पे बाइंडिंग होंगे। 189 वो ये कहती है कि जो लॉ ये बनाएगी वो जुडिशरी पे बाइंडिंग होगा। ठीक। आगे 190 कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की एड में आएंगी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इलेक्शन कमीशन इनमें से दोनों में नहीं। दोनों में नहीं। मेरी राती रहे ये, और हमारे जो चौधरी इफ्तिखार साहब थे उससे पहले केस ला भी यही है। ठीक। मैंने कई दफ़ा कोर्ट्स में ये आर्गू किया है। इलेक्शन कमीशन रज़ा खान साहब थे, हमें केस ले गए, वहाँ मैंने लिखा, मैंने कहा, वो बड़े अरसे थे, बड़ी बहस हुई, तो आखिर में उन्होंने कहा कि जहांगीर साहब की जजमेंट भी यही है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदलिया पहले एग्जेक्टिव के और ख़ास तौर पर मिलिट्री के मतहत थी। जब से कुछ आज़ाद हुई है कुछ, तो ऐसा ही है जैसा बच्चा होता है ना, मैट्रिक के बाद जवान होता है, तो अब सूरत हाल उनकी हुई है। फ्रीडम को इस्तेमाल करना, अगर किसी ने फियर ऑफ फ्रीडम पढ़ी हो एरिक फ्राम की, बहुत अच्छा उसने बयान किया उसको। हमारे यहाँ जो फ्रीडम उनको मिली है ना, नीचे से वो आज़ाद हैं, उनको अपॉइंटमेंट अपना फ्रीडम ले, दूसरों का फ्रीडम नहीं, ऊपर से भी आज़ाद हैं, खुदा ज़रा दूर है। इस वजह से वो अब बिल्कुल उन्होंने तमाम इदारों को मफलूज किया। तो सेनेटर साहब, आपकी जमात ने तो इसको स्टैंड भी लिया है कि इंतखाबात जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। इंतखाबात के ऊपर बहुत से लोगों ने तकिया भी किया हुआ है। सारा निज़ाम इंतखाबात पर मबनी है। जिसने इंतखाब करवाना है वो आपसे मदद का तलबगार है। वो कह रहा है कि मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तलत साहब। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा कि ये जो इस वक्त गुत्ती बड़ी मेहनत से उलझाई गई है उसको कैसे इस सूरत हाल से इससे निकाला जाए, सुलझाया जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्लियामेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सारे इस वक्त एक दूसरे के साथ उलझे हुए और सारे तनाज़ात के अंदर जो हैं वो फंस चुके हैं। अब आज आप देख लें, 2 करारदादें पास हुई, यानी एक करारदाद 2 ईवानों से पास हुई। एक सेनेट से पास हुई जिसमें कहा गया है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन ना कराए जाए, और फिर जॉइंट सेशन से भी वो करारदाद पास हुई, मैंने उसकी मुखालफत की, नंबर 1। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो जो है आज जॉइंट सेशन से पास कर दिया था, जो प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया था। उसमें भी मेरी एक तरमीम थी कि पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर इंक्रोचमेंट जुडिशरी का इसको रोकना चाहिए, और ना सिर्फ जुडिशरी का रोकना चाहिए बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का भी रोकना चाहिए। लेकिन इस रिफॉर्म पैकेज को आप पर्सन ओरिएंटेड ना करें, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अपनी हैसियत और लीडरशिप के साथ ना जोड़ें, उसके लिए कोई और मौका ढूंढ ले। इसको आप कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ लाए, लेकिन मेरी वो तरमीम जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब आप 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ था, आपने अगर उसका इलामिया पढ़ा हो, उसमें उन्होंने 2 बातें की, बड़ी अजीब बातें। एक, उन्होंने ये किया है कि पूरे पाकिस्तान में एक वक्त पे इलेक्शन हो जाए। दूसरा, उन्होंने ये किया है कि इलेक्शन डिले करने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई रास्ता नहीं है। और तीसरा, उन्होंने ये किया है कि मुज़ाकिरात किए जाएं। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त कि जो सूरत हाल है उससे निकलने का रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं है, इसलिए कि ये पहली मरतबा ये सूरत हाल आई है कि 56% एक सूबे के अंदर वक्त से पहले इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर बाकी 44% पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से कि आप अभी इंतखाबात करवाएं या तभी इंतखाबात करवाएं, एक दिन करवाएं या 6 महीने के फासले से करवाएं। जिसने कराने हैं वो कह रहा है कि मैं इंतखाबात नहीं करवा सकता, फ्री एंड फेयर, मेरे पास ताकत नहीं है। ये अफसोसनाक है। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जुडिशरी की, जो उनकी बेंच की कॉन्स्टिट्यूट करने का था, जो सो मोटो का था, जो इस तरह वो पार्लियामेंट को और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे थे, जिस तरह वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ जो इनका रवैया था, उसके खिलाफ तो खुद जुडिशरी के अंदर से, लेकिन रुजू आपसे कर रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन से रुजू कर रहे हैं, 1 मैन शो की आवाजें उठी है, तो पार्लियामेंट का करेगा। लेकिन पार्लियामेंट का इशू ये है कि अब बहुत सी चीजों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है और पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस वक्त रास्ता पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का आपस में मुज़ाकरात करके किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचना है, और कोई रास्ता नहीं। ना साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि एक सवाल ये भी है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास ये मौका था कि वो इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी हुआ उसको मानने के बजाय ये कह सकता था कि जी ये मेरा इख्तियार है, मुझे शेड्यूल जारी करने दीजिए, वो तो उन्होंने जारी कर दिया जूं का तूं। लेकिन अब वो राजा परवेज़ अशरफ साहब को ख़त लिख रहे हैं, कह रहे हैं जी कि हमारी मदद करें। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो गौरतलब बात है कि एक केओटिक सिचुएशन में जिसमें मुल्क को धकेला जा रहा है, मेरी अपनी नाकिस राय में जो मैं समझती हूँ, ये एक मुनज़्ज़म अंदाज से एक प्लान तरीक़ाकार है पाकिस्तान को एक ऐसी अंधेरी खाई की तरफ धकेलने की, और ये कोई अनप्लान्ड साजिश नहीं नज़र आ रही, ये मुझे प्लान्ड तरीके से नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि मुल्क में देखिए इलेक्शन कमीशन जो है उसको हम एक तरफ खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, एक तरफ खुद पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें हर इलेक्शंस में धांधली का रोना रोती हैं, जो कि हकीकत है, हमारे पास धांधली होती है। कहीं किस सूबे में किसी की आवाज़ आती है, किसी सूबे में किसी की आवाज़ आती है धांधली की। बात यह है कि इंटरिम हुकूमत के होते हुए इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब बड़ा भाई है, बड़े भाई के इंतखाबात जो है वो इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि वो एक ट्रेंड सेट करने के लिए पहले करा लिए जाए, क्योंकि वो उनको सूट करता है। अब जब उनको ये सूट करता है, वफाक में हुकूमत पीडीएम की है, कल परसों वो हार जाते हैं तो डी चौक में धरना तो लगेगा, लेकिन साथ में फिर ये बात होगी कि वफाकी हुकूमत का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ पंजाब में इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उस दूसरे केस सिनेरियो ये है कि उस सिचुएशन के अंदर जब वफाकी हुकूमत के जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो पंजाब की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी, पंजाब में जिस पार्टी की हुकूमत होगी उसका जोर चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस पूरी जो तो खिचड़ी पक रही है, साजिश को कर कौन रहा है? मुनज़्ज़म साजिश को पीटीआई कर रही है, पीटीआई के अलावा तो कोई ये साजिश असेंबलियों से बाहर है, असेंबलियों से तोड़ दी है। यही तो एक हुनर है, वो ये एक शेर भी है इसमें ना कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, वो हुनर इमरान खान पीटीआई कर चुकी है।
कि सबकी नजरों से उतर गया तो हूं ये- मैं। ये- तो ये जो ये तो वो खुद कर चुके हैं। अब इस सिचुएशन में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब बड़े भाई के इलेक्शन करा देता है, पंजाब के बड़े वो कह रहा है सूबे मैं के नहीं करा करवा देता सकता, है, ये तो मैं बार फिर- बार दोहरा रहा तो हूं। देखिए वो कह यही बात रहा है। है मैं फ्री एंड फेयर नहीं करवा सकता, मेरे पास Absolutely. ताकत नहीं है, मैं अच्छा। शेड्यूल खुद जारी करना चाहता हूं, मैं डेट्स खुद फिक्स करना जी। चाहता हूं। तो तलत साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इन तमाम मामलात का हल कहाँ से निकलेगा। आज जो जंग है, जो लड़ाई है, जो बड़ी तंदो तेज बयानात हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? अगर हम अपनी पार्लियामेंट को पावरफुल नहीं बनाएंगे, सियासी जमातें खुद बैठकर इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगी, जो डायलॉग की बात अभी कर रहे थे सेनेटर साहब, और दीगर जमातें सब कह रही हैं कि जी मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, डायलॉग्स, आप बैठ के बात करते हैं सियासत में, नफरत से गालियां देकर, हेट स्पीचेस करके, पोलराइजेशन इधर से अभी आपने आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, सर डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, ये भी कमाल है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो साजिश भी कर रहे हैं, उनको डायलॉग की ऑफर भी दे रहे हैं। समझना होगा ना, उनको समझना होगा। अरे कोई समझना होता तो हम ये प्लेटफॉर्म प्रोग्राम कर रहे होते। जरा वापस आइए, इलेक्शन कमीशन के पास या दूसरी जमातों की तरह अगर पार्लियामेंट को आप एक बॉडी के तौर पर लें तो पावर्स काफ़ी हैं अपनी। वाकईतन इलेक्शन कमीशन को मजीद पावर्स की जरूरत है या इदारों को इलेक्शन कमीशन की तरह अपनी पावर को असर्ट करने की जरूरत है? इशू क्या है? देखिए, जो पुराना इलेक्शन लॉ था ना हमारा, इसको हमने रिजेक्ट किया 2017 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इनपुट के साथ। पुराने लॉ से भी कम इंडिया के इलेक्शन एक्ट की पावर्स है, और ये बात मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने केस आगू करते हुए 10 दफा कहा। पुराने कानून के तहत जो इलेक्शन कमीशन की ताकत पाकिस्तान में थी, उससे भी आज भी इंडिया के इलेक्शन कमीशन, हालांकि उसकी जो सिर्फ फर्क क्या है? शोहरत ये है कि वो तो बड़ा ताकतवर है। फर्क क्या है? वो एक है कि वो उन आदमियों की स्पाइन होती है। जो बंदा अड़ा था ना गांधी से, इंदिरा गांधी से, वो इंदिरा गांधी खुद लाई थी मैनूवर करके, लेकिन डिप्टी था ना, उसके बाद वो शेर हो गया। और दूसरा, वहाँ जमहूरी ट्रेडिशंस हैं और गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं। हमने बेहतरीन ला बना लिया। हमें क्या पता था यार कि RTS भी हो जाएगा, हमें क्या पता था कि INB 63 का रीराइट हो जाएगा, हमें क्या पता था कि ये मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास एज पर एज लॉ इज कंसर्न दुनिया का कोई लॉ, जब हम बना रहे थे ना, 34 पार्लिमानी कमेटी थी, 120 मीटिंग हुई, UNDP, UN, EU वगैरह की सब बदल ली गई। इससे बेहतर लॉ नहीं बन सकता। लेकिन लॉ होता क्या है? लॉ को तो मकड़ी ले जाती है, रस्तों से लेकर आए तो लई मनते के ना। तो दो वजह, एक तो इलेक्शन कमीशन ने जिंदगी में पहली दफा कुछ अपने आप को मजबूती से साबित किया। वो इसमें ये भी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं डस्का के इलेक्शन के ऊपर हमने इतना स्टैंड लिया, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो तो आलम आल नफीस, सही बात, और हमें धमकियां दी गई, जान को खतरा है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। वो तो बड़े खतरे में अपने आप को। मैं तो इत्तेफाक करता हूँ, ये खतरा एग्जेक्टिव को भी है इस मुल्क में बदकिस्मती से, ये खतरा पार्लियामान को भी है, जिसमें आइन जब कहते हैं ना, दस्तक देने वाले भी ये कहें कि पार्लियामान छुरी से ठीक ज़िबा हुई है, और अच्छा पार्लियामान होती क्या है, तो उस मुल्क में ये तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अगर फिर खत लिखने की जरूरत ना होती, कोई काविश भी करनी पड़ेगी। काविश करनी चाहिए। सेनेटर साहब, अब वो इलेक्शन कमीशन जी कह रहा है कि आप अमेंडमेंट पास करें कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की डेट देने का और नुमाइंदगान से अपने जो वोट डलवाने का हक इलेक्शन कमीशन को होगा, ये आप पास करें। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करनी चाहिए? देखें, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करना ये उनका काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माजी के अंदर आप देख लें, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेजिस्लेशन हुई हैं, उसमें सियासी जमातों का इस पर इत्तेफाक था कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन, एक बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वो होना चाहिए, ताकि वो एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को एम्पावर्ड करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनको सीकेवर करना, ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की जिम्मेदारी है और मैं इसकी सपोर्ट करूँ। और स्पाइन की बात की, स्पाइन में रीढ़ की हड्डी भी दिखानी होगी, अपने आप को असर्ट भी करना होगा। मेरा ख्याल ताकत उनको देंगे, लेकिन अगर इदारे असर्ट नहीं करें। मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ
कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर बेहतर किया वो डटे हुए हैं, वो स्टैंड लेते हैं, वो खतरात को मोह लेते हैं। और मैं समझता हूँ ये वो टाइम है कि हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ जाएं और इस इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करें। इनफरादी जो फैक्टर है वो बड़ा अहम है, अभी जिक्र किया कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, लेकिन पहले वाले भी थे जिनके यहाँ पे आरटीएस बैठा अगर कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर आ जाए जो आरटीएस बिठा दे तो आप भले कानून को अच्छा करते रहे, उसका क्या इंतजाम किया जाए? देखिए तलत साहब, अभी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं और तमाम सियासी जमातें जो है वो अपने मैनिफेस्टो में मंशूर में रिफॉर्म्स की बात करती हैं, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। ये तमाम वो रिफॉर्म्स हैं जो बनाने हैं, जो पार्लियामेंट नहीं करने हैं। आज पाकिस्तान की आइन को 50 साल मुकम्मल हो चले हैं। इस 50 साल के अंदर आइन पाकिस्तान को मज़ीद इसके अंदर जिस तरह से अमेंडमेंट्स लाए गए, कानून साजी की गई, उस ये आइन ही वो फ्रेमवर्क तरतीब देता है जिसके हिसाब से हमारे मुल्क को चलना है और हर इदारे को अपना अपना इंस्टीट्यूशन किस तरह से किस हदूद और क़यूद में रहते हुए चलना है, ये सब चीज़ें आइन फ्रेमवर्क करती है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें पार्लियामेंटेरियंस का बहुत बड़ा रोल है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना और इस हद तक एम्पावर करना कि कल को अच्छा हो, बुरा हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो या गलत हो, उन चीज़ों की जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन होली सोली ले। कल को ये ना कहे कि जी हमारे आरटीएस का मसला हो गया था, चीज का मसला हो गया था, इस चीज का मसला, उस चीज की फिर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन खुद ले। वो हमारे दोस्त ने एक नया फोन ले लिया, बड़े उसके ऊपर खुश थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये फोन चलता नहीं, उसने कहा इसको चार्ज भी करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पर ये कि आप एम्पावर कर दें, इनेबल तो करें उसको। तो इलेक्शन कमीशन को अब खुद को इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, जरा सीधी सी बात बताना। मैं सुन रहा हूं, पहली बात तो ये कि इस बेटी हमने इनसे कहा था, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, बताइए क्या चाहिए। जो इन्होंने पावर मांगी इंतजामी तौर पर, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, पार्लियामान ने उससे ज़्यादा दी। आखिरी एक बात हुई, वो क्या हुई थी, आपके साथ तारकुल्लाह साहब गवाह होंगे, हमारे साथ बैठते थे। हुआ क्या, एक कानून में प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट से हमारा कि रूल्स जो है डिपार्टमेंट बना के भेजते हैं और सदर पाकिस्तान एक पास करता है। आखिर में इलेक्शन कमीशन, किसी पार्टी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा कि वो भी हमें दे दो। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में रूल मेकिंग भी हमने उनको दे दी है, हमारी पार्टी दे दिए। अब अगर ये कहते हैं ये भी दे दें, ये एक पार्ट है लॉ, और मैं आज भी कहता हूँ लॉ 10% भी नहीं होता। इसमें 50-40% तो उनकी अपनी जान है, मजबूती है, जिसकी तरफ बेहतरी है। और दूसरा प्रॉब्लम ओवरऑल है। ओवरऑल से मुराद ये है कि पाकिस्तान के और बड़े ताकतवर इदारे क्या करते हैं, चूँकि इलेक्शन को रिग करना एक साइंस है। जब हम ज़िले में डीसी होते थे तो हम अकेले इलेक्शन को मैनेज कर लेते थे, रिग कर लेते थे जी। वो कैसे करते हैं, कभी अलग। अब वो मामला नहीं है, सुन ले कैसे बताएं से कैसे रिग भाई। वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब और मुस्तफ़ा जतोई का इलेक्शन था, मैं ऐसी था, रिटर्निंग अफसर था। उससे पहले क्या किया उन्होंने, सारी गाड़ियाँ पकड़ ली, सारे बंदे पकड़ लिए, सारे के सारे क्या करेंगे। अब वो नहीं होता, अब साइंस बदल गई है। ठीक पर ही अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ को डिकैपिटेट करके पार्टी जो है उसको हयात नायल करके साउथ पंजाब के जो हैं 15 बंदे ले गए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो मेरे ऊपर जुल्म सिस्टम किया, तुम भी छोड़ो पीटीआई में आओ। ये काम अभी भी जारी हैं और आखिर में फिर भी जब कुछ नहीं होता ना बटन। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा तब होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोट कराएंगे। एक बच्चा उसको हैक करके ले जाएगा। एक बच्चा अगली स्कीम 10 साल की ये थी। ज़रा वापस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाए। अगर आपको उनको आपने शोहरत दे दी, आप दोनों पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या इस वक्त करना चाहिए कि वो अपने पाँव पर ख़ुद भी खड़ा नज़र आए? पार्टियों के साथ इंगेज करना चाहिए, आप उनके पास जाएँ, उनको रीअश्योर करें। वो मुझे ख़ास से लग रहा है बहुत ख़तरे में है, ये SOS उन्होंने भेजा है। देखिए तलत साहब, ये इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, इसकी वजह तो इलेक्शन ही है ना। अगर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसपे तमाम लोगों का इत्तेफाक हो और कोई कोना कदरा ऐसे शक वाले ना छोड़ा जाए, तो ये सारा बहरान होता ही नहीं। तो अगर हमने इस मुल्क को बहरानों से निकालना है तो हमने इलेक्शन कमीशन को इतना बाइख्तियार बनाना है कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके और इस हवाले से उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। अब देखें, बाई इलेक्शन में इन्होंने दिखाया है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कोई हुकूमत नहीं करना चाहती थी। ये इलेक्शन कमिश्नर का
और इलेक्शन कमीशन का ये अपनी उनकी एक विल पावर थी कि उन्होंने ज़बरदस्ती करवाया, लेट करवाया, साल डेढ़ साल 2 साल लेट हो गए, लेकिन उन्होंने बिल आखिर वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन उनसे करवाया, अभी भी प्रोसेस में। मैं समझता हूँ कि ये इख्तियारात तो इनको दिए गए हैं, कुछ और भी उनको ज़रूरत हो देनी भी चाहिए, बाकी जितनी उनकी अथॉरिटी है उनको देनी चाहिए, लेकिन उनको खुद अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एहसास करना चाहिए और उन्हें फेस करना चाहिए प्रेशर को भी, और इसी तरह का कोई और उसके ऊपर दबाव आए, इसलिए कि उन्हीं के हाथ में है इस पाकिस्तान की मुस्तक़बिल और इस पाकिस्तान की किस्मत। 30 सेकंड्स क्या एश्योरेंस देंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। देखिए, एश्योरेंस तो यही है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई है और जिस तरह वो स्टैंड कर रहे हैं, उनको कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट तो मिलेगी, और हुकूमत ने बिल्कुल बैक सपोर्ट उनको इस चीज़ में देनी है कि जब तक इलेक्शन कमीशन इत्मीनान से मुतमईन होकर इलेक्शन कराने के अहल अपने आप को नहीं समझता, हमने उसको झोंकना नहीं है। क्योंकि देखें, कानून पाकिस्तान में एक जैसा होगा, ये नहीं होगा कि केपी के लिए अलग कानून हो और पंजाब के लिए अलग कानून हो। कुल जमाती इफ्तार का ही बंदोबस्त करें जिसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सही बता रहा हूँ, कुछ साइकोलॉजिकली उनको रीअश्योर करें। तो आप तो बुनियादी बात यह है कि आपको शजर के साथ व्यवस्था रहना है और उम्मीदें बाहर नहीं छोड़नी है। जी नाज़रीन, अब आइए एक बड़े सवाल की तरफ, और सवाल ये है कि अगर हुकूमत वक्त 3 रुकनी बेंच को नहीं मानती और ये समझती है कि उसकी राय इंतखाबात के हवाले से अक़लीती राय है, और वो अक़लीती राय चूँकि अक़लीती है लिहाजा वो राय है ही नहीं, तो फिर आज काबीना ने उनकी डायरेक्शन के ऊपर 20 अरब रुपए की खतीर रकम की एलोकेशन पंजाब और केपी के इंतखाबात के लिए क्यों कर दी, उसको पार्लियामान में क्यों भिजवा दिया। भाई अगर आप मानते ही नहीं हैं तो फिर आप उनके हुक्म के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। अनूशा रहमान साहबा जो मुस्लिम लीग नवाज़ की एक मरकज़ी कायद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वकील भी हैं, और बहुत सारे कानूनी मामलात जिससे आजकल नून लीग नबर्द आज़मा है, इसके अंदर इनका मरकज़ी किरदार है। अनूशा साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि काबीना को ये ख़र्चा देने की ज़रूरत क्या थी, अप्रूव करने की ज़रूरत क्या थी, अगर काबीना का सरबराह, काबीना के मिनिस्टर्स वो मानते ही नहीं है कि ये फ़ैसला जो है ये काबिल अमल है या ये फ़ैसला है भी कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक तलत आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिगार्डलेस कि इसके ऊपर क्या पोजीशन है, बाहर नौ फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने एक अपने ऑर्डर के तहत ये इस बात का पाबंद किया है कि वो इलेक्शन कमीशन 21 अरब रुपया जो है वो जारी करे। नहीं आया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की काबीना ने वज़ीर आज़म की सरबराही में अपना फ़र्ज़ यकीनन अदा किया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई समरी नहीं भेजी, इलेक्शन कमीशन ने कोई नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि इस बात को पार्लियामान के सामने इसलिए लेके आया जाए क्योंकि जैसे कि आप सब बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर जो बुनियादी हक है वो पाकिस्तान जो वो एक्सरसाइज मुंतखब नुमाइंदों से, तो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जिस अमल ने होना है वो मुंतखब नुमाइंदे ही उस अमल की कदा कलामी होती है। आपने मैंने कोई थोड़ी सी तहकीक की और जो कानून को लोग समझते हैं उनकी मदद ली। उन्होंने कहा जी कि काबीना ने तो बुनियादी तौर पर इनको चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पर लिया है, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि वोटेड एक्सपेंडिचर लें और पार्लियामान को ये ऑप्शन दे दें कि वो इस बिल को अगर रद्द करना है तो रद्द कर दे। यानी आपने इन अ वे पार्लियामान को अपनी तरफ से एक मुकम्मल तौर पर उनके हाथ बांधने की कोशिश की है जी कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, आपने इसके ऊपर डिबेट करें और उसको साइन कर दें। यकीनन मैं ये समझती हूँ कि पार्लियामान के हाथ कोई नहीं बांध सकता, और पार्लियामान ने जब इस बिल को पढ़ना है और जो हमारे MNAs हैं जब वो इस बिल को पढ़ेंगे तो वो यकीनन आर्टिकल 81 की तरफ जाएंगे, और आर्टिकल 81 बगैर किसी मैं समझती हूँ बगैर किसी इख्तिलाफ के मैं ये कह सकती हूँ कि वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 तरह के अखराजात जो हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। एक उनकी रेम्यूनरेशन यानी कि जो तनख्वाहें जाती हैं इलेक्शन कमीशन की, और दूसरा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि जो उनको अपनी बुनियादी सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए जो सालाना रोजमर्रा के खर्चे हैं वो। लेकिन एक्सपेंडिचर जो इलेक्शन के हवाले से है उसके बारे में आर्टिकल 81 बिल्कुल खामोश है।
यहाँ पर मैं तलत साहब आपकी तवज्जो अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ लेके जाना चाहूंगी, जहाँ का इलेक्शन कमीशन मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाता है, और वहां पर भी जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, और पार्लियामान की ये सवाबदीद है वो वाइजरी रोल के नीचे जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके ऊपर अपनी सुपरविजन रखते हुए इस पैसे को जहां वो के ऊपर नजर रखते हुए फिर उसको अप्रूव या मेरा भी आर्गुमेंट यही है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये वजाहत चाहूंगा, मुझे उस दानिशमंदी के बारे में बता दें कि जो आर्टिकल 81 जिसका आपने जिक्र फरमाया, जो आप उसको वकील के तौर पे पढ़ती हैं, मैं उसको एक आम शहरी और तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ता हूँ। आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, वो बिल्कुल दुरुस्त मिसाल है, वो मैंने आज वीलॉग में कोट भी की है। तो क्या काबीना के पास ये दानिशमंदी मौजूद नहीं थी कि जिस आर्टिकल के तहत पार्लियामान अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, यानी वोट कर सकती है, उस शिक के तहत ही वो बिल पास करके पार्लियामान के पास भेजती? भाई काबीना ने क्यों उसको जो है वो चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रेजेंट किया? जी, और मैं भी जब ये सवाल करती हूँ तो मेरे सामने ये बात आती है कि शायद पिछली कई दहाइयों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन के एक्सपेंडिचर को एज ए चार्ज एक्सपेंडिचर हमेशा से सामने रखा है, और शायद ये बात कभी मैं समझती हूँ कभी डिस्कशन में नहीं आई, कभी ज़ेरे बहस ही नहीं आई कि आया कि इलेक्शन कमीशन जिस चीज़ को चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर मानता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है भी कि नहीं, वो एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ डिफ़ॉल्ट। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो मैंने ओवरऑल पिछले कई सालों में मुतालिया किया तो मुझे समझ आया कि इंडिपेंडेंस या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाते हैं, और जब वो स्ट्रेच करते हैं तो फिर यहाँ पे गलती है। हमें आइन और कानून को सामने रख के जब आपकी इंडिपेंडेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की किसी तौर पे कर्टेल नहीं होती, अगर पार्लियामान जो है वो उसकी ओवरसाइट करता है उस एक्सपेंडिचर की। अब बताएं 21 अरब रुपया, कोई डिटेल है कि ये पैसे किस चीज पे खर्च होने हैं? ये बैलेट पेपर के ऊपर जाना है, कितना पैसा, कितने पेपर्स के डब्बे जो हैं वो आने हैं, कितने पैसों के जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें यह भी इजाफा कर दें कि ये 21 अरब की रकम की कैलकुलेशन जो आपने की ना, इसका ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। तो ये तमाम मामलात क्या काबीना को जेर बहस नहीं लाने चाहिए थे? उनको क्या खतरा है? उन्होंने पार्लियामान की तरफ क्यों भेज दिया वोटेड एक्सपेंडिचर किए बगैर? ये इस बात का मेरा ख्याल है कि जब ये बिल पार्लियामान के अंदर बहस होगा, कमेटियों में बहस होगा, तो ये इशू जो है यकीनन ज़ेरे बहस आएगा, क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह स्पेशलिस्ट लोगों ने इस इशू को टेकअप किया है, और इस इशू पे मैं कम्प्लीटली आपके साथ एग्री करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि हमें आर्टिकल 81 को, क्योंकि यकीनन इस मौके के ऊपर अगर काबीना इस इशू को उठाती तो कहीं मुझे ये खतरा पेश आता कि लोग कहते आज आपने इस मसले को क्यों उठाया, ये इशू क्यों नहीं उठा। कौन लोग होते वो? आप हमसे शेयर करें, मुझे जरा क्लैरिटी लाने दें इसके ऊपर। नहीं, मुझे क्लैरिटी लाने दें। तो आप हमें ये बता रही हैं बैनुस्सतूर, आप हमें ये बता रही है बैनुस्सतूर कि अगर काबीना इसको रिवायत से हटके आइन के मुताबिक तय करती है, और रिवायत ये है कि आप चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पर उसको अप्रूव करते रहे, आइन ये कहता है कि आपको पार्लियामान को हक देना है, वोट दिलवाना है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब कंटेम्प्ट न लग गया? इज दैट व्हाट द इशू इज? नहीं, एक नई बहस छिड़ जाती। देखिए, मैं तो काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक लेकिन पीएमएलएन की स्ट्रेटजी के अंदर तो आप मौजूद है ना, आप तो जानती हैं कि ये मामलात क्या हैं। नहीं, मैं शायद इतना ज्यादा भी मौजूद नहीं हूँ स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन जितना मैं मौजूद हूँ, मैं ये जो एकदम से अगर आप जो 5 दहाइयों से या 6 से एक सिलसिला चला आ रहा है, जब अगर आप उसके अंदर कोई ब्रेजन या कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो लोग इस बात को समझने से इनकारी होते हैं, और उसके कई उसके मानी अखज़ किए जा सकते हैं। कल जब इलेक्शन कमीशन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपकी अब तवज्जो दिलाना चाहूंगी इलेक्शन कमीशन के उस खत की तरफ जो उन्होंने आज लिखा पार्लियामान को। मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस खत को लिखने की बजाय स्पीकर नेशनल असेंबली के उनको रिव्यू डालना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, और उनको अपनी तमाम मारूजात रिव्यू की सूरत में डालनी चाहिए थी। अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन के मामले पे हमने बहस कर ली, मुझे नहीं, आप वापस जाइए हुकूमत की स्ट्रेटजी के ऊपर, नून लीग की स्ट्रेटजी के ऊपर। लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस बेंच को आप मानते ही नहीं हैं
उस बेंच की जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर आप अमल दरामद एक ऐसी रिवायत के तहत क्यों कर रहे हैं जो रिवायत आपने खुद फरमाया आइनी तौर पर इंतहाई कमज़ोर है, और बल्कि उसके बिल्कुल मुतज़ाद आइनी पोजीशन है कि आपने इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे देने हैं इलेक्शन करवाने के लिए तो पार्लियामान के सामने जवाब देइए, उसने वोट डालने। आप जरा इस तरफ जाइए, क्या खतरा क्या है आपके सियासतदानों को? देखिए खतरात तो देखिए मैं तो कहूंगी कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है जिस वक्त जुडिशल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में पनप रहा है, उसमें ये कोई खतरात तो शायद हमेशा ही रहे हैं। हम एक वजीर आजम की कुर्बानी दे चुके हैं, हमने वजीर नवाज शरीफ की एक बिला जवाज कुर्बानी दी है जो एक अपने बेटे से लेने के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज वजीर आजम नवाज शरीफ ताहयात ना अहल हैं, तो हमें तो खतरात सियासतदानों को हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमने कानून और आइन की पासदारी को हमेशा बैलेंस करना है और हमने हमेशा वो काम करना है जो दुरुस्त हो। अब अगर बहुत सारे इदारे, और हमने इदारों को रिजेक्ट नहीं करना, हमने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जगह है उसके अंदर उनको रिकग्नाइज करते हुए उस बैलेंसिंग एक्ट के साथ चलना है जहां पर हम किसी को बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी तवक्को पार्लियामान से क्या है? काबीना की तरफ से ये जो एक्सपेंडिचर वाले मामले को वो ले गए हैं पार्लियामान में और वहां से कमेटी में चला गया, तो आपकी तवक्को क्या होगा वहां पे? मेरी तवक्को ये है कि पार्लियामान इस पे बहस करे। मैं चाहूंगी कि मेंबरान इस इशू को उठाएं, और मैं ये चाहूंगी कि मेंबरान जो है वो आर्टिकल 81 को गौर से पढ़ें, और जिस तरह मैंने उसकी रीडिंग की है उसमें लॉ मिनिस्टर साहब अपनी रिसर्च करें और वो ईवान को बताएं कि जो इंटरप्रिटेशन है जो बना गया, जो प्रेसिडेंट्स आए, अगर कोई गलतियां पीछे होती रही हैं, अगर, मैं तो इसलिए अगर कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी रीडिंग तलक, हमें ये देखना है कि जो लॉ पाकिस्तान की वो उसको कैसे रीड आउट करती है। अब हमें तो इस जुडिशल क्राइसिस के अंदर से, जिधर अतर मनिल्ला साहब ने इंडिकेट किया कि हम या जो याहिया साहब ने, जज याहिया साहब ने इंडिकेट किया, जो मंसूर अली शाह साहब ने इंडिकेट किया, या मंदोखेल साहब कह रहे हैं, हमें इन तमाम बातों को जरा सामने रखना है। हमें देखना है कि इस आइन की पासदारी करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का काम अकेलों का नहीं है। इस आइनी पासदारी की जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट है। अब जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला, जो अच्छा भला केस एक चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से उठा के उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों खींच के लाया गया? अगर मैक्सिमम कंटेम्प्ट क्यों खींच के लाया गया? मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्यों खींच के? सवाल नहीं उठा रहा, मैं जवाब दें, क्यों खींच के लाया गया? नहीं, ये तो इसका तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी ना तलत साहब, मुझे बताइए कि अच्छा भला केस चल रहा है, वो केस पे कोई तातुल नहीं है, उसके ऊपर एक फैसला आया, उसकी अपील आ गई है, कंटेम्प्ट की पिटीशन पीटीआई ने डाल दी लाहौर हाई कोर्ट में, अब सडनली सुओ मोटो एक आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर रेज हो जाता है। आपने उसका जो अतर मनिल्ला साहब हैं कि जी कोई रीजन ही नहीं है कि हम पंजाब जो एक सूबे के हाई कोर्ट की एबिलिटी पे सवालात उठाए, ये अतर मनिल्ला साहब लिख रहे हैं, वो मंसूर अली शाह साहब अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं कि वन मैन शो नहीं चलेगा। तो ये बातें, ये तमाम जो कंफ्यूजन आपके सामने इस वक्त आ रही है आज, उसकी बुनियाद पार्लियामान नहीं है, उसकी बुनियाद कैबिनेट नहीं है। तो क्या ये फेयर होगा ये कहना? बिल्कुल आखिर में, क्या ये फेयर होगा? आप चाहें तो उसका जवाब ना दें, हाँ में दे दें, ना में दे दें, खामोशी से आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन सवाल ये है, तो क्या ये फेयर होगा कि काबीना ने इस बिल को पास करके ये जानते हुए कि वो 3 रुकनी बेंच के अक़लीती फैसले को नहीं मानते, फिर भी इस बिल को पास करके बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रद्द अमल आ सकता था मुमकिना तौर पर अगर वो बिल पास ना करते, उससे जान छुड़ाई है और मामला पार्लियामान के हवाले कर दिया? इज दिस अ फेयर वे टू से इट? देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका कमेंट मैं इसलिए से मैं इख्तिलाफ करूंगी क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि ये पाकिस्तान के शहरियों के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो खर्च करने का जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो पार्लियामान करती है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई समरी मूव नहीं की, कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं मूव की, उन्होंने कुछ मांगा नहीं अभी तक फॉर्मली, तो कैबिनेट एक दिन सुबह उठ के ये फैसला नहीं कर सकती कि खुद ब खुद जाके 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन के घर छोड़ा है। ऐसे नहीं होता। इसका एक तरीकाकार है और 81E के नीचे जब कहीं कोई समरी नहीं, कोई डिमांड फॉर ग्रांट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का एक वाहिद तरीका यह है कि पार्लियामान के सामने उस मसले को लेके जाया जाए कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये किस अरब रुपया उन्होंने मांगा है, आप कि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने डाला है, बिल्कुल अनुजा साहब, आई हैव टू लीव इट देयर, वक्त की कमी आड़े आए, लेकिन ये बहस अच्छी है। जानना हमें ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिमांड आती है खर्चे की, उस डिमांड को पार्लियामान ने वोट किए बगैर ही अप्रूव कर देना है या वोट करके अप्रूव करना है। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन बड़ा तगड़ा है, लेकिन उसके इंतखाबात के खर्चे उनकी पार्लियामेंट से अप्रूव होके जाते हैं। नाज़रीन, आइए हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर, राइटर और सियासत के साथ तवील अरसे मुंसलिक होने के बाद अमेरिका में आज के रहाइश पजीर हैं हुसैन हक्कानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुसैन हक्कानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये सयाको सबाक आपको बताते चले नाजरीन, और हुसैन हक्कानी से सवाल पूछने से पहले कि इमरान खान ने बराह रास्त हुसैन हक्कानी को पर इल्ज़ाम लगाया है कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ताकि उनके खिलाफ लॉबी की जाए, और वो जनरल बाजवा के बिहाफ पर काम कर रहे थे। उन्होंने जाके अमरीकियों को बताया कि इमरान खान कितने एंटी अमेरिकन हैं, तो फिर अमरीकियों ने उसके बाद मरासला जारी किया। ये बराह रास्त उन पर साजिश का इल्ज़ाम है, वो साजिश जिसको इमरान खान अमेरिका की हद तक रद्द कर चुके हैं। हक्कानी साहब, तो आप का ट्वीट मैंने पढ़ा, तो इमरान खान साहब को ये क्यों ख़तरा है या खदशा है कि आपने उनके खिलाफ ये काम किया? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब मेरे बारे में इतना ज़्यादा हुस्न ज़न क्यों रखते हैं कि मैं अकेला पूरे अमेरिका को उनके ख़िलाफ़ कर सकता हूं, जबकि उनके गुज़िश्ता 25 साल के जो कारनामे हैं और जो उन्होंने अपना एक अमेरिका मुखालिफ बयानिया तैयार किया है, वो तो अमेरिका को उनके ख़िलाफ़ नहीं कर सका, लेकिन मैंने अकेले ने कर दिया। ये उनका हुस्न ज़न है मेरे बारे में। मुझे इल्म नहीं कि क्या वजह है। मुख्तसर सी बात सिर्फ ये है कि मेरा एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हालात के बारे में, पाकिस्तान में फ़ौज के सियासत में किरदार के बारे में, अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में। मैं ये सब किताबों में लिख चुका हूँ। 4 किताबें मेरी आ चुकी हैं जो दुनिया भर में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, और मैं उसी मौक़िफ़ के मुताबिक अपने मज़ामीन लिखता रहा हूँ, और वही मौक़िफ़ टेलीविज़न, रेडियो वगैरह पर जब आता हूँ, बुलाया जाता हूँ, तो वही बयान करता हूँ। मैं लॉबिस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्कॉलर के तौर पर अमेरिका में मारूफ हूँ। ना मैं किसी के खिलाफ लॉबी करता हूं, ना किसी के हक में लॉबी करता हूं। अब इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने आपको हायर किया, लफ्ज़ से हायर किया। पहली बात तो यह कि मैं अगर इतना ही हायर होने वाला होता तो खुद इमरान खान ही कर लेते। ऐसी बात नहीं है, तो किसी के लिए हायर नहीं होता, और लॉबिंग के लिए तो हायर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में बड़े सख्त कवानीन हैं। अगर कोई आपको अदायगी करे और उसके बाद आप उस अदायगी की बुनियाद पर किसी अमेरिकी आला अफसर को कोई मौक़िफ़ बयान करें, तो उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और ऐसा करने की मुझे कभी कानूनन ज़रूरत नहीं। मैंने ये काम किया ही नहीं। रह गया मसला, जो एक छोटी सी चीज़ उन्होंने पकड़ ली है या उनके कुछ साथियों ने पकड़ ली है, वो ये है कि एक साहब को पाकिस्तान में किसी ने, और दिलचस्प बात है कि वो किसी बाद में पता चला कि वो इमरान खान साहब के अपने ही मुशीर इफ्तिखार दुरानी साहब थे, उन्होंने हायर किया। उन साहब ने एक बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया हुआ था रिसर्च के लिए, कि पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर उनको एक जो होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए पेपर्स, इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती। तो वो रिसर्च की उन्होंने मुझको अदायगी की। जब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन फाइल किया कि उन्होंने पैसे जो लिए थे पाकिस्तान से वो कहाँ उसकी अदायगी की, उसमें उन्होंने वो भी जाहिर किया हुआ था। उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा, जी देखिए $30,000 जो हुसैन हक्कानी को मिले, ये असल में मेरी रिजीम चेंज इसकी वजह से हुई है। पहली बात तो ये है कि अगर रिजीम चेंज $30,000 में होती है तो इमरान खान साहब मुझसे $30,000 लेकर कोई और रिजीम चेंज कहीं और करा दें, और अगर इतना ही आसान होता कि रिजीम चेंज हो जाती है $30,000 की रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से, तो फिर तो मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान साहब जो अब लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं अमेरिका में अपने बारे में राय बदलने में, उनको वो ना करना पड़ता। उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ताल्लुक जनरल बाजवा से मेरे इल्म में तो नहीं है, और ना ही मेरा ख्याल है इफ्तिखार दुरानी साहब को इल्म होगा, वरना वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिश में क्यों शरीक होते। ना मेरा ख्याल है कि ग्रेनियर साहब जो उस कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ था वो उसमें किसी तरीके से उनका किरदार था। ये सब चीज़ें वो हैं कि जहाँ 2 जमा 2 करके 28 बनाया जाता है। इमरान खान साहब इसके माहिर हैं, और आपको पता है कि जब कल को ये साबित हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब मेरे वकला उनसे रब्ता करेंगे कि जनाब आपने ऐसा क्यों कहा है और इसका सबूत फराहम कीजिए, तो वो फिर एक यू टर्न लेके शायद ये कह दें कि तलत हुसैन। तो आपके वकला उनसे रब्ता करेंगे, क्योंकि वो 2-3 मरतबा ये इल्ज़ाम दोहरा चुके हैं।
जी, मेरे वकला इसका जायजा ले रहे हैं। तलत, आपको पता है कि अमेरिका का जो डेफेमेशन का कानून है वो बरतानवी कानून से ज़्यादा मुश्किल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, साबित करनी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि बरतानिया के कानून के तहत भी अगर मैं उनको इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा करना चाहूँ तो उसमें एक मुश्किल है। इमरान खान साहब पाकिस्तान में रहते हैं और जो उनके मुबैना असासे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में। तो डेफेमेशन का केस अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तान में कही गई बात के ऊपर करे, इसके पूरे बहुत सारे कानूनी पहलू हैं जिनका मेरे वकला जायजा ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने आज तक अपना मौक़िफ़ नहीं बदला गुज़िश्ता 22 साल में। आप भी इस बात के गवाह हैं। आपकी और मेरी बाज़ औक़ात राय एक होती है, बाज़ औक़ात अलग होती है, लेकिन आप इस बात पे मुझसे मुत्तफ़िक़ होंगे कि मैंने बाज़ बातों के ऊपर बहुत क्लियर स्टांस रखा है और वो मेरा स्टांस अभी तक है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान फ़ौज के एक सरबराह के साथ मिलकर एक से हुकूमत के हटाए जाने के अंदर कोई किरदार अदा करूँ। इमरान खान साहब को एक बिल्कुल आखिर में हुसैन हक्कानी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अब ये आप बतौर तज्ज़िया निगार, बतौर राइटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब इमरान खान ये इस तरह की बातें करते हैं तो अमेरिका में बैठ के आप को क्या सुनाई देता है कि ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब उसका सियासी वजन क्या है, उनकी ऑडियंस क्या है? अच्छा सवाल किया आपने तलब, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इमरान खान साहब जब इस किस्म की बातें करते हैं तो अमेरिका में लोग ये कहते हैं कि वो पैरानॉइड डिल्यूजनल हैं। ये एक नफ्सियाती इस्तिलाह है। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी अपने बारे में मुख्तलिफ किस्म के ख्याली साजिशों का जिक्र करता चला जाए। इमरान खान को 174 कौमी असम्बली के अरकान ने वोट देकर उनके मनसब से हटाया। उनके क्या मुहर्रिकात थे, क्या असबाब थे, वो 174 अरकान से पूछे जाने चाहिए। मेरा उन 174 अरकान में से किसी से कोई राब्ता नहीं। शायद अमेरिकनों के 5, 7, 8 लोगों से राब्ते हों जो अमेरिका में अमेरिकन एम्बेसी में कोई डिनर पार्टी वगैरह में जाते होंगे। उसको पहले तो एक साइफर टेलीग्राम से उन्होंने वाबस्ता किया। फिर उन्होंने कहा जी वो जो डोनाल्ड लू साहब थे उन्होंने नहीं शुरू की ये साजिश मेरे खिलाफ, असल में जनरल बाजवा ने की। आपस की बात यह है भाई कि जनरल बाजवा के साथ एक पेज पर तो आप थे, हमने तो कोई यू टर्न नहीं लिया, ना हम उनके साथ एक पेज पर थे, ना हम उनके साथ किस्म की साजिश कर सकते थे। तो ये सारी वो बातें जब करते हैं तो अमेरिकन उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनको गैर संजीदा भी लेते हैं। और अगर आप देखें तो अमेरिका में काफ़ी पैसे उन्होंने पिछले चंद महीनों में खर्च किए हैं अपनी लॉबी करने के, मगर उस लॉबी से सिर्फ ये निकला है कि बाज़ अमेरिकी एहलकार पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के लिए बयान दे देते हैं। आज तक उनमें से किसी का कोई बयान मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या वॉल स्ट्रीट जर्नल में नहीं देखा इमरान खान के हक में। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। हुसैन हक्कानी, आपका बहुत शुक्रिया।